नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक दार्शनिक जो कि महान इनको कहा जाता है, अरस्तु के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने नैतिक शिक्षा की जो सीरीज है उसमें सुकरात और प्लेटो का जो दर्शन था उसको हमने बताया था। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु के जन्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो अरस्तु है उनका जो टाइम पीरियड है वो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा था, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद में हम इनका परिचय जानने के लिए परिचय के बारे में देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश हुआ करता था, जिसे उस समय यूनान के नाम से ये प्रसिद्ध था। तो यूनान को अभी जो वर्तमान में है हम ग्रीस या ग्रीक के नाम से जानते हैं। इसका एक शहर हुआ करता था स्टेगिरा। तो स्टेगिरा में अरस्तु का जन्म हुआ था। इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अरस्तु है वो जो प्लेटो थे उनके शिष्य थे और जो सिकंदर है उनके ये गुरु रहे थे। इसके बाद इनके पिता के बारे में जान लेते हैं कि जो इनके पिता थे वो एक जो निकोमेकस थे, वो मकदूनिया का जो राज दरबार था वहाँ पर एक चिकित्सक के रूप में वो कार्य करते थे। और अरस्तु को जो चिकित्सा की जो जानकारी दी है वो निकोमेकस के द्वारा ही दी गई थी। उन्होंने ही प्राणी शास्त्र और चिकित्सा क्षेत्र का जो ज्ञान है वो उन्होंने ही उनको अध्ययन करवाया था। इसके जो पहली पत्नी होती है वो पीथियस होती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो अरस्तु है वो दूसरी शादी भी करता है और इसकी जो दूसरी पत्नी होती है वो हरपिलीज होती है, जो कि एक राजा होता है हर्मियाज, उसकी ही ये दत्तक पुत्री होती है। इसके बाद में अगर रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में हम देखते हैं कि जो द पॉलिटिक्स है, इधर आप साइड में देख पा रहे होंगे, जो द पॉलिटिक्स है ये मुख्यतः अरस्तु की महान फेमस कृति है। इसके अलावा इन्होंने इथिक्स और तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, मानव विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, साहित्य संहिता आदि विषयों पर शोध किया और इनका अध्ययन किया। इनके द्वारा एक अकादमी भी खोली गई थी जिसको लाइसियम नामक नाम दिया गया। इसमें ये शिक्षा दिया करते थे और इसी के बाद इनको ग्रीक शिरोमणि की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। इसके बाद में हम अरस्तु के जो सद्गुण हैं उन पर विचार करते हैं। तो जो अरस्तु थे उन्होंने जो सद्गुणों में अगर हम बात करें तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जो मध्यम मार्ग था वो इन्होंने स्वीकार किया था। इसी को उन्होंने गोल्डन मीन कहा और अपने सद्गुणों की अवधारणा के इन्होंने दो तत्व माने हैं, एक तो नैतिक और दूसरा है बौद्धिक। तो जो नैतिक तत्व है, नैतिक तत्व के बारे में इन्होंने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपनी वासना और भावनाओं का नियंत्रण कर ले या उस पर नियमन कर ले तो वही क्या है, नैतिक सद्गुण है। इसके अलावा इन्होंने जब बौद्धिक तत्व की बात करी है तो बौद्धिक तत्व में इन्होंने कहा है कि जो दार्शनिक है, यानी कि जो दार्शनिक है वो अपने वैचारिक जीवन पर आधारित जीवन में बौद्धिक तर्कों का होना परम आवश्यक है। यानी कि जो भी व्यक्ति दार्शनिक है वो क्या है, अपने विचारों के द्वारा ही अपने जो जीवन है उसको बुद्धि के अनुसार अपने तर्क रखना या फिर किसी भी बात को कहने के पीछे जो अपना तर्क प्रस्तुत करना ही क्या है, उसका आवश्यकता होती है। तो वासना और भावनाएं जो व्यक्ति के अंदर होती है, जिसमें हम देखते हैं कि क्रोध, मान, ईर्ष्या, लोभ, इन पर अगर व्यक्ति संयम संभव हो जाता है उसको पाना, तो कहीं ना कहीं जो संभव संयम है उसके किए बिना बौद्धिक सद्गुण उसको प्राप्त
नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति अगर इन चीज़ों से विजय पा लेता है तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर इन पर संभव संयम नहीं हुआ है, अगर उसने संयम खो दिया है, तो कहीं ना कहीं जो बौद्धिक सद्गुण है वो बिल्कुल ही प्राप्त उसको नहीं होता है। इसके बाद में हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करे किसी चीज़ का, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी वस्तु का वो भोग करने लग जाए, तो मानव जीवन के लिए क्या है, शुभ नहीं है। मानव जीवन के लिए शुभ क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी वो क्रियाएं करता है, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं उसका जो जीवन है वो शुभ नहीं बल्कि अशुभ हो सकता है। इसके बाद में अरस्तु के जो गौतम बुद्ध हैं, उनका जो मध्यम मार्ग था अरस्तु का, वही इन्होंने अपनाया है। तो इसमें अगर हम देखें तो अरस्तु ने कहा है कि ज़्यादा व्यक्ति को अतिवादी भी नहीं होना चाहिए और अति भोग भी नहीं होना चाहिए। इसके जो बीच का जो मिडिल पाथ है, यानी जिसको हमने मध्यम मार्ग बोला है, व्यक्ति को वही होना चाहिए। उसी से क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति है वो बीच का रास्ता अगर अपना ले तो वो बिल्कुल साधारण तरीके से अपना जीवन अच्छी तरीके से वो जी सकता है। अब हम बात करते हैं अरस्तु का वैराग्यवाद। तो अरस्तु का वैराग्यवाद क्या था कि जो वासना है, अगर वासनाओं का पूरी तरह से दमन करने पर अगर कोई व्यक्ति विश्वास कर ले, तो उसी विश्वास अगर वो करने लग गया है तो उसी को इन्होंने क्या बोल दिया है, वैराग्यवाद इसको कहा है। दूसरी बात करते हैं हम सुखवाद या भोगवाद की। अगर व्यक्ति वासनाओं से अधिक क्या है, लाभ की दृष्टि से अगर वो व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है, या उसका उपयोग बार बार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो बहुविलासिता की वस्तुओं में खो रहा है, तो इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, सुखवाद या भोगवाद इनको इन्होंने कहा है। अब बात करते हैं हम इसकी अरस्तु की नीति मीमांसा की। तो अरस्तु की नीति मीमांसा, इन्होंने इसके कुछ आधार बताए हैं कि जो व्यक्तिगत नीति मीमांसा है वो क्या होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत मीमांसा में यह है कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर साहस होना चाहिए, उसके अंदर विवेक होना चाहिए और संयम उसके अंदर होना चाहिए। अगर ये किसी व्यक्ति में तीनों चीज़ विद्यमान है तो वह एक मध्यम मार्ग निकाल सकता है, और इसी मध्यम मार्ग को इन्होंने न्याय का जो सिद्धांत है उसको इन्होंने बल दिया है। सामाजिक नीति मीमांसा, सामाजिक नीति मीमांसा या इसको हम नैतिक दर्शन भी इसका बोल सकते हैं अरस्तु का। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो सद्गुण है, यानी कि जो हमारे अंदर साहस, विवेक, संयम होता है, इसको हम अगर व्यवहार में ला दें तो हम सामाजिक जो न्याय का सिद्धांत है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके भी इन्होंने दो प्रकार से वर्णित किया है, एक तो विवरणात्मक और एक प्रतीकात्मक। विवरणात्मक क्या है कि कैसे, जैसे कोई राजनीतिक पद है, राजनीतिक पद सम्मान, प्रतिष्ठा, पुरस्कार आदि का विवरण का आधार सुझाया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो अच्छे पद पे बैठा है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। उसको सम्मान करने के दौरान ही उसको प्रतिष्ठा उसकी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमें पुरस्कार से सम्मानित भी करना चाहिए। तो ये इन्होंने इसमें बताया है। अगला बात करते हैं हम आधार मार्ग अनुपातिक समानता का मार्ग है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करने के बारे में अरस्तु ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने जैसा व्यवहार आपसे करता है उसके साथ आप वैसा व्यवहार कीजिए। अगली बात करते हैं हम अरस्तु का प्रतिकारात्मक न्याय। तो जो व्यक्ति है अगर उनके मध्य किसी से वो कोई पैसा या धन जो है अगर उसका लेन देन कर रहा है तो उसमें नियमितीकरण होना चाहिए। अगर इसमें नियमिती नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति है अगर उसने धन ले लिया है और वो लंबे समय तक उसको नहीं चुका पा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके जो बीच के संबंध है उनमें जो खटास है वो आ सकती है।
तो इन्होंने कहा है कि लेन देन में क्या है, बिल्कुल नियमितीकरण होना चाहिए। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, अगर उसको अपराध जो दिया जाता है, जो भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए जो दंड है वो सुनिश्चित होना चाहिए। और उसको जो एक तरह से हम कहें कि कोई भी व्यक्ति अगर जैसा अपराध कर रहा है उसको वैसा ही दंड देना चाहिए। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि इसमें जो न्याय की बात की गई है कि जो न्याय किस प्रकार से होना चाहिए, कि जो व्यक्ति की योग्यता है, व्यक्ति में कैसी कैसी योग्यता है, कैसी उसमें अयोग्यता है, और जो सामाजिक स्थिति के आधार पर क्या है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, उसमें सबको क्या करना है, जैसा उन्होंने कृत्य किया है उसके आधार पर ही क्या है, उसको दंड प्रदान करवाना है। तो इस तरह से मतलब व्यक्ति को योग्यता के आधार पर अरस्तू ने नहीं देखा है, बल्कि न्याय सबके लिए क्या है, एक समान है, और जो दंड की व्यवस्था है इसमें की जानी चाहिए। अगली बात करते हैं हम, अरस्तू के सद्गुणों की आलोचना भी होती है। अब अरस्तू के सद्गुणों की आलोचना क्यों होती है, क्योंकि जो अरस्तू है उन्होंने क्या किया था कि जो राज्य सेवा है, राज्य सेवा के जो मानदंड रखे हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भी नियुक्ति की जाती थी वहाँ पर दूसरे देशों के व्यक्तियों की ना होकर, जबकि यूनान के जो भी व्यक्ति होते थे उन्हीं की नियुक्ति की जाती थी, और उनके लिए कोई मानदंड फिक्स नहीं रहता था। तो इसलिए जो अरस्तु का जो सद्गुण है या फिर जो राज्य में नियुक्ति है, तो उसके जो मानदंड है वो क्या है, निर्धारित नहीं है। इसी कारण इसके जो आलोचना इसमें होती है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो मानसिक एवं शारीरिक श्रम को प्राथमिकता निर्धारित न होना, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो मानसिक रूप से सक्षम है लेकिन अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो इसमें हमें प्राथमिकता किसको देनी है ये इन्होंने निर्धारित नहीं करी है। अगली बात करें कि जो पद की खरीद एवं बिक्री की जाती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो यूनान है वहाँ पर जो दास होते थे उनकी खरीदी और बिक्री की जाती थी। तो दासों को भी क्या किया था, यहाँ पर एक वस्तु की तरह समझा जाता था या संपत्ति की तरह समझा जाता था, कि जिसके पास जितने दास हैं, जितने व्यक्ति अगर उसके घर में दास है तो उसको क्या है, एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो कहीं ना कहीं दासों की बिक्री की जाती थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पदों की खरीद बिक्री के बारे में भी कहा जाता है, या दास प्रथा जो थी उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु के पास भी 4 दास हुआ करते थे, जिसमें एक स्त्री हुआ करती थी और 3 पुरुष हुआ करते थे। लेकिन अरस्तु जब उनकी मृत्यु होती है तो वो एक पत्र लिख के जाते हैं, तो उसमें बताते हैं कि जो मेरे 4 दास हैं उनको क्या किया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। तो लेकिन वहाँ पर जो दास प्रथा थी, इसी कारण से क्या है, वहाँ पर इसके जो अरस्तु है इसके कुछ राज्य है तो उसमें कहीं ना कहीं आलोचना इसमें की गई है। दूसरी बात करें हम, दंड का पूर्ण रूपेण पालन असंभव होना, यानी कि जो दंड है उसका जो पूरी तरीके से क्या है वहाँ पालन नहीं हो पाता था, इस कारण भी इसकी आलोचना हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। अगली बात करें कि जो लाभ और वितरण या कुछ प्रथाएं हुए, कुछ परंपराएं आधारित होना, जो कि वैज्ञानिक तर्क विहीन अवधारणा थी, यानी कि जो भी व्यक्ति होते थे वहाँ पर, तो कुछ जो प्रथाएं चली आ रही थी या कोई जो परंपराएं थी वो क्या है, उनका जो वैज्ञानिक या तर्क विहीन अवधारणा रहती थी, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क नहीं हो पाता था। इसी कारण ये आलोचना हमें देखने को मिलती है। अगली बात करें तो जो गोल्डन मीन है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो अरस्तु का गोल्डन मीन है वो क्या है, व्यवहारिकता में कम है और सैद्धांतिक या आदर्शवादी अधिक है। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति अगर 2 नदियां हैं, अगर उसके बीच में वो खड़ा है तो वो मध्यम मार्ग निकालेगा कैसे। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो हम देखते हैं कि व्यवहारिकता में हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन सैद्धांतिक रूप से या फिर इसको आदर्शवादी इन्होंने बताया है। तो इसी के साथ हम अरस्तु का जो एक कोटेशन है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन इसका फल मीठा होता है। तो आज हमने इसमें अरस्तु के बारे में जाना है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगला आप
स्वयं बताएं कि किस पर अब वीडियो अगला बनाया जाए। धन्यवाद।